हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की जो क्लास 3 की ईवीएस की बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज उसकी क्लास फर्स्ट देखेंगे। और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल, जितने भी टीचिंग एग्जाम रहेंगे जैसे कि सीटेट का हो गया या केवीएस का हो गया, जितने भी सेंट्रल लेवल के टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें आपकी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि अब केवीएस का भी पैटर्न बदला है। तो उसमें भी जो एनसीईआरटी बेस्ड किताबों में क्वेश्चन होते हैं या जो कैरेक्टर रोल निभाते हैं अपना, वो सब पूछ लिए जाते हैं। उन कैरेक्टर का नेम है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी पहली क्लास है और ये सीरीज आपकी अनवरत ऐसे ही चलती रहेगी, आज से कंटिन्यू रहेगी। ये सीटेट आपकी 2025 वाला जो सीटेट होने वाला है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो आज बाकी नया वर्ष है तो हैप्पी न्यू ईयर का दिन है आज। तो आज से एक नई शुरुआत करते हैं, तो एनसीईआरटी आज से शुरू करते हैं। तो ये आपके मैंने 4th क्लास की आज ली है। तो आपका जो किताब का नेम है, जो किताब का टाइटल है वो है लुकिंग अराउंड। देखते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इस चैप्टर के जो पहला पेज स्टार्टिंग है, तो वहाँ पे देखिए आप एक वो पढ़ने को मिलेगा, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो। यानी कि बच्चे की बात यही है, आप मान ली बच्चा स्कूल के मैदान में बैठ के खाना खा रहा है और ऊपर से चील आता है, चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले जाता है। तो ये आपके केवीएस में इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। सीटेट तो नहीं पूछता है इस तरह से, बताएंगे आगे चल के सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके केवीएस में पूछ सकता है कि आप जब मैदान में बैठ के खाना खा रहे थे स्कूल में, तो कौन सा पक्षी से ऊपर से आकर आपका खाना ले गया। उसमें ऑप्शन आपका जैसे तोता है, तोता रहेगा, कौवा रहेगा और उसमें एक चील होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका चील। इस तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा दिया गया, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजर जाते हो। यानी कोई कुत्ता होता है, अगर कुत्ते के पास से हम लोग गुजरते हैं तो वो हम लोगों के चलने की आवाज़ से सुनकर अपने कान खड़े कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया गया, गाय और कुछ ही पल में चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। पूछा गया है कि गाय और चींटी जो झुंड बना के इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि चींटी जो होती है उनमें सूंघने की क्षमता अत्यधिक होती है। किसकी क्षमता होती है? चींटियों में सूंघने की। वही दिया गया यहाँ पे, जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने को महसूस करने की शक्ति होती है। जो जानवर होते हैं उनमें मनुष्य के कंपेयर में उनमें सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है। जैसे चील है आपका, तो चील हमसे 4 गुना 6 गुना तेज हमसे चील देख सकता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है। और कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ सकता है। ना जानवरों को भी अजब दुनिया है। मतलब यहाँ कहा गया जानवरों की अजब दुनिया। अब आगे पेज में आपको दिखाएंगे कौन सा जानवर किस तरह से सूंघ देख सकता है। अगले पेज पे दिया गया, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं। यानी कि जो चींटियां होती हैं वो अपने जब चलती हैं झुंड में तो लाइन से चलती हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी गंध छोड़ती हैं जो सब एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनकी मादा की गंध से वो उनको पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा है, रेशम का जैसे यहाँ दिया गया, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ये आपका सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट में आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा कीड़ा है जो अपनी मादा की गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो आपको वहाँ पे बताना है रेशम का कीड़ा। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। जो मच्छर होते हैं वो मनुष्य के पैरों की जो गंध होती है, स्मेल होती है, उससे पहचान लेते हैं कि यहाँ पर हाँ, यानी कि मनुष्य की बॉडी यहाँ पर है। आप 2 दिन के लिए रूम को छोड़ दीजिएगा, आप 2 दिन रूम में मत रहिएगा तो मच्छर रूम से गायब हो जाएंगे। उसके बाद जब पुनः आएंगे 2 दिन बाद रूम में, तो उसी रात में मच्छर आपको दोबारा मिलेंगे। आपने भी ये चीज़ आजमाया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले पेज में आपके दिया गया है कुत्ते के बारे में बात यहाँ पर की गई है। जैसे कुत्ता है मल मूत्र की गंध से जान लेता है। कुत्तों का अपना एक इलाका बटा होता है। जैसे एक कुत्ता ये हो गया, एक कुत्ता ये हो गया, तो दोनों कुत्तों का अपनी अपनी अलग अलग एरिया होती है। अगर ये कुत्ता इसके एरिया में जाता है
तो ये इसको पहचान लेता है कि भाई ये मेरे इलाका का कुत्ता नहीं है। वही यहाँ बात की गई है। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता घुस आया है। ये लाइन आपके सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। और बाकी एक जो कहानी दी गई है आपके कि आपको किस प्रकार से, आप जिस प्रकार से अपनी धारणा बना लेते हैं उसी हिसाब से आपका मन काम करता है। देखो इसमें दो बहनें थीं, एक रजनी थी और एक आपकी सुशीला थी। इसमें आपकी दो बहनों का जिक्र किया गया है, एक रजनी और एक सुशीला। इनमें क्या हुआ, एक बार रजनी कहीं दूसरी काम से जाना था, तो उसने अपने बेटे दीपक को, बेटे का नाम था दीपक, तो बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। उसके बाद क्या मजे की बात ये हुई कि बेटे ने यानी कि दीपक ने और सुशीला का भी एक बेटा था, दोनों ने एक साथ पोटी कर ली यानी कि लेटन कर ली। तो सुशीला ने पहले अपने बेटे की पोटी साफ की, उसके बाद दीपक की पोटी साफ की। जब अपने बेटे की पोटी साफ की तब उसने अपने मुंह को नहीं ढका हुआ था, लेकिन जब उसने दीपक की पोटी साफ की यानी कि अपने बहन रजनी के बेटे की दीपक की पोटी साफ की, तो उसने अपने मुंह को एक कपड़े से बांध रखा है। तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने मन से अपने बच्चे की डेली पोटी साफ करती थी, तो उसे वो महक नहीं आती, क्योंकि उसने मन की धारणा को इस तरह बना रखा है। कोई नई चीज जैसे आदमी को मिलती है तो उससे आपका मन ज्यादा परेशान होने लगता है। वही नीचे दिया गया शिक्षक को संकेत। अक्सर हम किसी गंध से तब ज्यादा परेशान होते हैं जो हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें कि वही गंध उतना परेशान नहीं करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अपने बेटे की पोटी रोज साफ करती थी तब वो नहीं मुंह बांधती थी। चलिए देखते हैं अगला आगे पेज पे। यहाँ पर बात की गई, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज्यादातर मोस्टली जो पक्षी होते हैं उनके सिर की आंखें होती हैं जो सिर के दोनों तरफ होती हैं, बट कुछ पक्षियों में आंखें सामने होती हैं। देखते हैं, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हैं ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। जो पक्षियों की गर्दन होती है वो उसी को जब इधर उधर घुमाते हैं तभी वो चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतली, जैसे हम लोग होते हैं, मनुष्य होता है सामने की तरफ देख रहे हैं लेकिन पुतली घुमा के अगल बगल में क्या चल रही है प्रक्रिया वो भी देख सकते हैं। बट पक्षी जो होते हैं जब वो अपनी गर्दन घुमाएंगे तभी वो अगल बगल देख पाएंगे, क्योंकि गर्दन में, क्योंकि इनकी जो आंखों की पुतली होती है वो मूव नहीं करती है। आगे पेज पे देखते हैं। आगे पेज में दिया गया है कि जैसे कुछ पक्षी होते हैं जिनको, केवल कुछ पक्षी या कुछ जानवर होते हैं जिनको रात के समय में किस प्रकार से दिखाई देता है, और कुछ जानवर होते हैं जिनको, जैसे मनुष्य है हर प्रकार के कलर को देख सकता है बट जानवर हर प्रकार के कलर को नहीं देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल ब्लैक और व्हाइट ही देख पाते हैं। वही यहाँ पे जिक्र किया गया है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं। चील, आपको नाम याद रखना है, चील है, बाज है, गिद्ध है, ऐसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा देख लेते हैं। जो मनुष्य यानी यहाँ पर बात की गई है, जो हम चीजें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज यानी जो चीज होता है वो जो वही चीज है जो पक्षी को 8 मीटर से, यानी कि ये लोग हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं। यानी कि मनुष्य अगर 2 किलोमीटर से देख सकता है कोई भी चीज यहाँ पड़ी हुई तो 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है, तो वही चीज इनको चील, बाज और गिद्ध को 8 किलोमीटर से दिखाई दे जाएगी ये चीज। इसीलिए ये लोग जब ऊपर उड़ते हैं तो काफी ऊपर से होते हुए अपना शिकार नीचे आसानी से जमीन पे देख लेते हैं। आगे देखते हैं। जैसा हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने सारे रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ बात ये की गई है कि जितने सारे रंग मनुष्य को दिखाई देते हैं उतने सारे रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। देखते हैं, दिन में जागने वाले जानवर और कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर जैसे कुछ ही रंग सफेद और काले, जैसे उल्लू है, उल्लू को केवल सफेद और काला रंग दिखाई देता है, सफेद और काला। आगे देखते हैं, कितने तेज हैं कान। यहाँ कान की बात की गई, कितने तेज हैं कान। कुछ तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके बाहरी कान छोटे छोटे
छेद जैसे होते हैं जो उनके पंजों यानी पंखों से ढके हुए होते हैं। किससे? पंखों से ढके हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर ये मोर दिखाई गई है फिगर में, इसमें आपको इसके कान नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ छोटे छोटे छिद्रों से कान इसके होते हैं, दोनों तरफ कान होते हैं। हमको कान दिखाई, जैसे कौवा हो गया, इनके भी कान होते हैं, बस उनके पंखों से ढके हुए होते हैं तो हमको दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। सांप सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उनके बाहरी कान नहीं होते। सांप के भी बाहरी कान नहीं होते हैं बट उसको सुनाई देता है। कैसे? जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, आपको सांप कहीं रास्ते में दिख जाता है, आप वहाँ चल रहे होते हैं तो शरीर में जो जमीन में कंपन होता है वो कंपन से ही सांप सुन पाता है। आगे देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कि शेर, यानी कि शेर से चीते को देखकर एक खास आवाज निकालता है, अपने साथियों को संदेश देता है। जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, इन लोगों में ये हर एक प्रक्रिया के लिए एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। अगर इनको कुछ खतरा होगा तो अजीब सी प्रकार, और अगर आनंद से खेलते हैं तो उसके लिए अलग से आवाज़, एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। जब एक कष्ट, किसी आपदा में आप फंस जाते हैं तो उसके लिए अलग की आवाज़ निकालते हैं। पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उड़कर आने वाले खतरों की अलग प्रकार की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। सेम इसी तरह जो मछली होती हैं, जो पानी में रहती हैं, वो भी आने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको भांप जाती है। जैसे मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं, भूकंप या तूफान, जैसे अंडमान निकोबार में 2004 में सुनामी आई थी, तो उस समय वहाँ एक विशेष प्रकार की जनजाति देखना, वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान बचा लेते हैं। जैसे कि भूकंप आने के लिए अनहोनी होनी, कोई भी ऐसी घटना अनहोनी होनी होती है, भूकंप है, सुनामी है, तो जानवरों में एक विशेष प्रकार की इन लोगों में क्षमता होती है जो ये पहचान जाते हैं, पहले से भांप लेते हैं। देखिए ये आपका आ गया। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी, अंडमान में खास प्रकार की जनजाति रहती है, खास जनजातियों समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। जनजाति क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं तो वहाँ के सब एनवायरनमेंट से वो पले बड़े हैं, तो उनको सब पता होता है कि अगर मछलियाँ कुछ विशेष प्रकार की हरकतें कर रही हैं, आवाज़ निकाल रही हैं, तो यानी कुछ खतरा होने वाला है। सो दैट इस जनजाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा ले गए। 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का कहना मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। सही बात है, भाषा जानवरों की होती है बट वो मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य ना ही सुन के समझ, बस एक भावनात्मक रूप से मनुष्य जानवरों से जुड़ा हुआ होता है, बट जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है। आगे देखते हैं। कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कि आपकी छिपकली हो गई। छिपकली आपको सर्दियों में नहीं दिखाई देती है क्योंकि सर्दियों में ये ज़मीन के अंदर छिप जाते हैं। ज़मीन में या दीवार के बीच में जो स्पेस होता है आपका, वहाँ पे आसानी से छिप जाते हैं। लंबी भी इतनी होती है कि कई महीनों तक फिर दिखाई भी नहीं देती है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो छिपकली होती है वो एक गर्म एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करती है छिपकली, यानी कि जहाँ पर गर्मी होती है, इसीलिए छिपकली आपको गर्मी में बहुत अधिक मात्रा में आपको दिखाई देंगी। जैसे स्लॉथ है। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ के बारे में बताया गया, ये आपका भालू जैसा दिखता है। सेम एज इट इज, ये आपका भालू जैसा दिखता है स्लॉथ है। बट इस भालू और इसमें बस केवल देखने में सेम है और दोनों में इनके अंतर बहुत है, धरती आसमान का सेम।
जैसे ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा से लटकाकर मस्ती से खेलते रहते। कितने घंटे? 17 घंटे। ये करीब दिन के 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटककर मस्ती से खेलते नहीं है, ये क्या करते रहते हैं? 17 घंटे सोते रहते हैं। बड़ा आलसी है सलात आपका जानवर। 17 घंटे सोते रहती है। आपको सीटेट के लिए सेम एज इट इज यही लाइन आपकी वहाँ पे देखने को मिलती है। कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। वहाँ पे हो सकता है आपका कहो 15 घंटे दे दें, 14 घंटे दे दें आपको, लेकिन एग्जैक्ट डाटा याद रखना है 17 घंटे। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे खास के तभी यानी उनके पास में जो पेड़ होता है, यानी कि एक पेड़ के इन्होंने जब पूरे पत्ते खा लिए तो बगल में जो दूसरा पेड़ होता है उस पे चले जाते हैं और उसके पत्ते खा लेते हैं। इस तरह ये अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों का यूज करते हैं। कितने पेड़ हैं? ये मुश्किल से अपने जीवन में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। वो भी एनसीईआरटी ने सब यहाँ पर तकलीफ यूज किया है, यानी कि वो भी उनको एक तकलीफ का काम है 8 पेड़ों में। चलिए, ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, यानी कि सलाद का पूरा जीवन काल पढ़ लेंगे आप। ये पूरा पूरा जीवन काल होता है इसका 40 वर्ष का। और पर डे कितना सोता है? पर डे आपके 17 घंटे सोता है। ये बालू ऐसा दिखने वाला है और ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है और ये पूरे जीवन काल में अपने 8 पेड़ों पर मतलब घूम पाता है। केवल 8 पेड़ों में इसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये आपका ग्राफ दिया गया है पूरा स्लॉथ का कि स्लॉथ जगता है कितने घंटे? 18। जब सोता है तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। स्लॉथ का सोना ये दिया गया है 17 से 18 घंटे सोता है। और ये आपकी मछली है, मछली का पूरा ब्लैंक है, यानी कि मछली आपकी 24 घंटे सोती है सर्दियों में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है बाघ की। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को आसानी से भांप लेती हैं। बाघ पूरा अपना खेल मूछों से ही करता है, जो भी है बाघ की मूछें ही हैं उसकी। बाघ मूछों में हवा हुए कंपन को आसानी से भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उनके अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी आसानी मिलती है। और क्या है बाघ की खासियत? बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। मूत्र करके अपनी गंध को छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को जड़ से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसता है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। यानी कि जैसे कुत्ते होते हैं, कुत्तों का अपना एक इलाका होता है, ऐसे बाघ का भी जंगल में अपना एक इलाका होता है कि ये इतना इलाका 10 किलोमीटर का इस बाघ का है, उस बाघ का है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज और बाघनी यानी कि अपनी प्रेमिका को बुलाता है तो उसकी एक अलग आवाज होती है। कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि बाघ अगर गुर्रा रहा है अपने शिकार को देख के या कुछ भी है तो वो 3 किलोमीटर दूर तक उसको आसानी से सुना जा सकता है। ये सब डाटा आपको याद रखना है, सेम एज इट इज आपके सीटेट में मिलेगा कि बाघ कितने किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं गुर्राहट बाघ की। बाघ जो हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। यानी कि बाघ यानी कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या कोई शिकार है उसके अंदर, जैसे नहीं जैसे सर्दियों में है या कोई हवा चल रही है, बसंत ऋतु है, पत्ते हिल रहे हैं तो हवा की वजह से हिल रहे हैं या कोई अंदर जानवर, छोटा जानवर है, कुत्ता, लोमड़ी, लुखड़िया जो भी है, कोई अंदर जानवर या उसकी वजह से हिल रहे हैं तो बाघ उसको आसानी से भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बार की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि अपने कान को भी मूव कर लेते हैं। अगर उनको लग रहा है किसी विशेष डायरेक्शन से या किसी विशेष दिशा से कोई आवाज आ रही है शिकार की तो आसानी से अपने कान को मूव करके सुन लेते हैं। आगे देखते हैं। बाघ पे एक पॉइंट और होना चाहिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे होगा शायद। हाँ, ये दिया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है।
बाघ जब अंधेरे में होता है यानी कि मनुष्य की तुलना में बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है। मनुष्य अगर मेल मेल अगर देख सकता है 5 मीटर का अंधेरे में, तो ये आपका 6 गुना यानी कि 30 मीटर देख सकता है आपका। ये आपको याद रखना है। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है नीचे, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाके कई अभी करवा चुके हैं पीछे आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में दिया गया है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कस्तूरी हिरण क्या होता है, इसकी दवाएं बनती हैं। आपके कस्तूरी हिरण होता है, हिरण की जो कस्तूरी होती है उससे दवाएं बनती हैं। जैसे आपका सफ़ेद पेट वाला हिरण हो गया, ये आपका हिमालय में पाया जाता है। सफ़ेद पेट वाला हिरण आपका हिमालय में पाया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कोई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो आपका ये उत्तराखंड में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। घाना पक्षी अभयारण्य आपका कहाँ पर है? तो घाना आपका भरतपुर राजस्थान में है। इस तरह आपको 2 नेशनल पार्क का जिक्र यहाँ पे किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। केवल आपको इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। ये आपकी क्लास 4th की जो फर्स्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। सेकेंड चैप्टर है आपका कहानी सपेरे की। इस तरह आपको 3 से 4 क्लासेस लगेंगी टोटल। अभी देखते हैं, अभी तो आज स्टार्टिंग की है, जो भी समय लगेगा इसी तरह आपके चैप्टर बाय चैप्टर, एक दिन में 2 चैप्टर 3 चैप्टर, जैसा भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा आपके सीटेट के दृष्टि से या टीचिंग एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको कवर करा देंगे। इसी तरह सीरीज अनवरत चलती रहेगी। चलिए देखते हैं कहानी और सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। यहाँ पर एक आर्यनाथ है, उसकी कहानी दी गई है। ये कालबेलिया जात से बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? चलिए जानते हैं, देखते हैं। मैं बीन बजा सकता हूँ। आर्यनाथ जी कह रहे हैं मैं बीन बजा सकता हूँ। मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है, यानी कि कालबेलिया जात के लोगों से सीखी है। और हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया आपकी एक वे बेसिकली राजस्थान में कालबेलिया लोग आपके राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान की एक जाति विशेष के लोग हैं ये। मेरे दादा रोशन नाथ जी है। ये केवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, कि यानी कि जो कक्षा 4th की जो ईवीएस में किताब है कालबेलिया उसमें करेक्टर में उसमें क्या उनके दादाजी का क्या नाम था? तो दादाजी का नाम रोशन नाथ था। इस तरह केवीएस में पूछे जाते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जात में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। यानी जो दादा हैं वो अपने बीते दिनों के कुछ किस्से अपने अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज से हमें क्या सीखना है कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक आर्यनाथ जी हैं और उनके दादा कौन है? उनके दादा आपके रोशन नाथ जी हैं और ये कालबेलिया समुदाय से आते हैं और ये बीन बजाकर सांपों को बीन की धुन पर आसानी से नचाते हैं। आगे देखते हैं नाग गुम्फा। नाग गुम्फन के बारे में यहाँ बात की गई। नाग गुम्फन क्या है? ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र और गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग गुम्फन नाम की जो नाग गुम्फन जो रंगोली है वो आपकी महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ पर की जाती है नाग गुम्फन रंगोली आपकी? सॉरी हाँ महाराष्ट्र सॉरी महाराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में। कहाँ पर? मोदी जी के एरिया में की जाती है, गुजरात में। नाग गुम्फन आपको सीटेट में बेसिकली क्वेश्चन आता है। नाग गुम्फन नाम की जो रंगोली है वो कहाँ पर बनाई जाती है? तो आपकी नाग गुम्फन नाम की रंगोली आपकी गुजरात में मनाई जाती है। आगे देखते हैं। यादें दादाजी की।
देखते हैं कालबेलिया समुदाय के दादाजी। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही गुजरी है। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाकर हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं। हम जहां भी जाते हैं हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। यानी कि पिटारी क्या होता है, जो एक लकड़ी की जो टोकरी टाइप की होती है जिसके अंदर सांप को रखा जाता है, उसी को पिटारी कहते हैं। सांपों का नाम देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते हैं। यानी कि लोगों ने सांप देख लिया फिर भी लोग वहां पर रुके रहते हैं, यानी कि दादाजी कह रहे हैं। उन्हें पता होगा कि हमारे टिन के डिब्बे में उनको कई रोगों की दवा मिल रखी हुई होती है। यानी कि टिन के जो लोग डिब्बा रखते हैं, यानी कि सांप अगर कभी गलती से काट लेता है तो ये जड़ी बूटी रखते हैं आसानी से उससे और आपको जहर नहीं, एंटी वेनम वाली दवा होती है वो। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। मैंने भी ये सब अपने दादाजी से सीखा है। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज देते हैं तो कभी पैसा देते हैं। बस इसी तरह गुजर बसर हो रही है। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता है जहाँ किसी को सांप ने काटा है। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जान लेता हूँ। यानी कालबेलिया समुदाय के लोग इतने ज़्यादा यानी कि इस आयुर्वेदिक क्षेत्र में सक्षम थे कि ये सांप के डंक से ही जान लेते थे कि ये जहरीले सांप ने काटा है या जिसमें जहर नहीं है उस सांप ने काटा है। ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। यहाँ पे जिक्र किया गया है कि ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाकर वो भागता हुआ आता है तब मैं उस सांप को पकड़ लेता हूँ। आखिर में बचपन से ही सांप पकड़ रहा है। यहाँ पे कहा गया मैं बचपन से ही सांप को पकड़ रहे हैं। बेसिकली 4 प्रकार के ये सांप होते हैं जो आप पहले इन्हीं को देख लेते हैं। 4 प्रकार के सांप होते हैं जो केवल जहरीले होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोई और अफाई। ये अफाई हो गया आपका, इसमें से वाइट वाइट से स्पॉट होते हैं। ये आपका जिसमें लाइनिंग सी होती है ये हो गया करैत, और ये दुबोइया हो गई, और ये नाग हो गया। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत यानी कि 2 खोखले दांत होते हैं, उससे वो व्यक्ति के अंदर यानी कि जहर को छोड़ देता है। जो इसकी दवा बनाई जाती है, जो इसकी दवा होती है वो दवाई जो सांप का जहर होता है उसी से बनाई जाती है। इसको सीरम नाम से जानते हैं। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये मोस्टली आपको अगर कभी भी भगवान न करे कभी किसी के साथ भी घटना घटे, अगर बाई चांस आपके जानने पहचानने में किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले आप उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में। आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अब वो कालबेलिया समुदाय के लोगों की तरह आपके पास तो लोग हैं नहीं कि वो देख के बता दें। तो आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। सबसे पहले आपको कहाँ ले जाना है? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हम क्या समझें? सरकार ने कानून बना दिया है ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है, यानी कि जैसे सांप को पकड़ सकता है, और ना ही उनको पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? बताओ उत्तर करके। चलिए आप लोग ही कमेंट करके बताइए। क्योंकि सरकार ने तो कानून बना दिया है कि जैसे सांप को पकड़ नहीं सकते हैं, बट कालबेलिया समुदाय के लोगों के लिए तो एक रोजी रोटी का सवाल था, क्योंकि वो इसको मारते तो थे नहीं, वो इसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। उसको पकड़ के जो गांव गली मोहल्ले में होता है शहर में, तो वहाँ जाके उनको डांस के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते थे, तो उनका जीवन रोटी चलती रहती थी। अब आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा सरकार ने सही किया या गलत। चलिए और देख लेते हैं। 2 पेज छूट गए थे पीछे शायद, हाँ इनको देख लेते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यानी जो कालबेलिया समुदाय के लोग होते हैं वो अपने बेटियों की शादी में भी सांप को गिफ्ट करते हैं, और उनमें सांप के आकार की यहाँ पर डांस भी होता है। यहाँ पे बीन पार्टी बजाकर लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं। यानी बीन पार्टी जो होती है, बीन पार्टी में कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। बीन पार्टी के बाजे, इसमें आपकी बीन होती है, तुम्बा होता है, खंजरी और ढोल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। यानी कि बीन तो छोड़ दीजिए आपकी, बीन तो मान लो नई लकड़ी से बनती है, लेकिन उसके अलावा तुम्बा, खंजरी और ढोल। जो ढोल बजाने वाला होता है, खंजरी यानी कि जो बजता है, और तुम्बा, ये तीनों आपके किससे बनाए जाते हैं? ये आपके लौकी से बनाए जाते हैं। सांप तो किसानों का दोस्त होता है, यहाँ पे बात की गई है सांप किसानों का दोस्त होता है, बिल्कुल सही बात है। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा? जो जंगली चूहा होते हैं वो खेत में जो किसान की फसल होती है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। जो सांप क्या होता है, सांप चूहों को खा लेता है, तो उससे क्या होता है, देखो ये एक एनवायरनमेंट है, इसी को तो पर्यावरण कहते हैं। ये सब एक साइकिल है कि सांप को खाया चूहे ने, सॉरी, चूहे को खाया सांप ने, तो इससे क्या हुआ, किसान की फसल बच गई। इसी तरह सांप को अब कौन खाएगा? सांप को चील वगैरह हैं जैसे ये लोग खाएंगे, गिद्ध है ये खाएगा, इस तरह ये सब इन्वायरमेंट की एक साइकिल होती है। चलिए आगे देखते हैं। और ये आपका नीचे देखो दिया गया है, कालबेलिया नाच की एक मुद्रा। इस तरह कालबेलिया समुदाय के लोग डांस करते हैं। हो गया क्या आज का? चलिए ठीक है, तो दोनों क्लासें आपकी ख़त्म हो गई हैं, और बाकी दोनों क्लासें यानी कि 2 चैप्टर आपके कवर करा दिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो ये जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, सरकार ने कानून बनाया है, इसके लिए आपकी क्या राय है? तो आप इसको एक बार कमेंट करके बताएंगे, और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।